गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स की हमारी जो एमए की लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5, वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हमारी जो यूनिट नंबर 5 है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अभी तक जितनी भी यूनिट्स हमने पढ़ी हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, और ये जो यूनिट नंबर 5 है हमारी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसके अंदर हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो कुछ इस तरीके के हैं। पहले लेक्चर्स के अंदर मीन्स 29 लेक्चर के अंदर हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। उसके बाद नेशनल इनकम क्या है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, वो हम देखेंगे। 31 जो लेक्चर होगा वो हम नेशनल इनकम को ही कंटिन्यू रखेंगे। 32 लेक्चर हमारा इंडेक्स नंबर रहेगा। 33 भी हमारा वो कंटिन्यू रहेगा लेक्चर। 34 जो लेक्चर रहेगा हमारा वो नेशनल इनकम डिफ्लेटर्स रहेगा। 35 और 36 जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन से रिलेटेड है। 37 जो हमारा लेक्चर रहेगा वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वाला है। 38 लेक्चर हमारा मल्टीप्लियर एंड एसिलेटर है। 39 लेक्चर हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। 40 लेक्चर हमारा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो 41 लेक्चर में भी कंटिन्यू रहेगा। 42 लेक्चर हमारा मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड है। उसके बाद 43 जो लेक्चर रहेगा हमारा बिजनेस साइकिल है। 44 लेक्चर हमारी थ्योरीज़ हैं, मेजरमेंट है बिजनेस साइकिल की। और लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा इस यूनिट 5 का वो रहेगा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो यूनिट 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जो यूनिट 5 है हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैक्रो इकोनॉमिक मेजर्स पे रिलेटेड है, मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पे रिलेटेड है। और जो लेक्चर नंबर 9 है हमारा वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में यूनिट 1 पढ़ाई थी और मैंने वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के 2 टाइप्स बताए थे, माइक्रो और मैक्रो। वहाँ पे मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको एक चीज़ बताई थी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है किसमें, होल इकोनॉमी में, मीन्स एग्रीगेट इकोनॉमी में हम मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझें तो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं क्या स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, परफॉर्मेंस है, डिसीजन मेकिंग है किसी इकोनॉमी के अंदर। और वो भी जो इकोनॉमी होगी वो हमारी किस तरीके की होगी, होल इकोनॉमी होगी। मीन्स हम जब बड़े लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे जब चीज़ों की स्टडीज़ करते हैं, इकोनॉमिक स्टडी करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ए वास्ट सब्जेक्ट एंड अ फील्ड ऑफ स्टडी इन इटसेल्फ। मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं, इसकी फील्ड की जो स्टडी करती है वो हमें इसमें बहुत करनी पड़ती है। हाउएवर सम इसेंशियल कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, टू नेम अ फ्यू। अगर हम कुछ इसेंशियल कॉन्सेप्ट्स देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं कि हम उसके अंदर स्टडी करते हैं नेशनल इनकम की, जीडीपी की, इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, सेविंग्स की एंड इन्वेस्टमेंट की। और बहुत सारे नाम हैं जो आप इस यूनिट के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमी के कुछ कंसेप्ट्स की बात करें तो सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा इनकम एंड आउटपुट। One of the most important concept of macroeconomics is income and output. The national output is the total amount of all goods and services produced in a country during a specific period. कि अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो क्या है, इनकम और आउटपुट। और हमारा नेशनल आउटपुट क्या होता है, अगर हम आपसे पूछें कि नेशनल आउटपुट क्या है, तो जो टोटल अमाउंट है सभी गुड्स और सर्विसेज के जो एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में, तो वो हमारे नेशनल आउटपुट होते हैं। And when production units or organizations sell everything they produce, they generate an equal amount of income. और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी कंपनीज हैं, बिजनेस हैं, जब वो किसी एक प्रोडक्शन यूनिट में जो भी प्रोडक्शन कर रही है उसको जब सेल करती है, तो उससे उसके सेल करने के बाद जो भी वो इनकम जनरेट करती है वो इनकम का पार्ट है। तो जो इनकम है वो हमें कहाँ से मिल रही है, हमारे आउटपुट से रिसीव हो रही है। तो हैंस यू कैन मेजर आउटपुट बाय कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब भी हमें किसी आउटपुट को मेजर करना होता है
तो हम उसके अंदर टोटल इनकम को देखते हैं जो कि हमारे किसी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के बाद हमें रिसीव होती है। इन रिलेशन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यूजुअली मेजर नेशनल इनकम और आउटपुट बाय द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो जो इकोनॉमिस्ट है जब वो नेशनल इनकम या आउटपुट मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी के थ्रू। दोनों चीज़ सेम है। बाय मेजरिंग जीडीपी, इकोनॉमिस्ट कैन अंडरस्टैंड द मार्केट स्विंग्स एंड चेंजेस। तो जब हम जीडीपी को मेजर करते हैं तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या स्विंग्स हो रहे हैं, क्या अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। दे कैन आइडेंटिफाई व्हाट मेजर्स टू टेक टू इम्प्रूव द जीडीपी। और वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन कौन से मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि हम अपने कंट्री की जीडीपी को इम्प्रूव करें। विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, कैपिटल इंक्रीज एंड एक्विजिशन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन यूनिट एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन इंक्रीज नेशनल आउटपुट एंड इनकम। हाउएवर, इनकम एंड आउटपुट कैन बी अफेक्टेड बाय द रिसेशन एंड अदर मार्केट फैक्टर्स। तो जब हमें किसी कंट्री की जीडीपी को इम्प्रूव करना होता है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, किस तरीके से हम एक्विजिशन कर रहे हैं स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स का, प्रोडक्शन यूनिट क्या है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंक्रीज़ कर रही है नेशनल आउटपुट और इनकम को। तो जो इनकम और आउटपुट है वो जो अफेक्ट होती है वो रिसेशन से या मार्केट के अदर फैक्टर से अफेक्ट होती है। उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट है हमारे वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इज अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिस्ट मेजर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन एन इकोनॉमी बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विदाउट जॉब्स। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें तो वह है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो जब इकोनॉमिस्ट मेजर करें कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है किसी इकोनॉमी के अंदर, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने इंडिविजुअल विदाउट जॉब्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है। तो उसके बेसिस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं जिससे कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी इकोनॉमी की पता चलती है। अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज इंक्लूड क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज देखें तो वो 3 तरीके की होती हैं: क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आपको मैं बताता हूँ कि क्लासिकल, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अगर हम क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो वेजेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, और वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को हायर करें। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब अकर होता है? जब हम ये सर्च करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय एप्रोप्रिएट है किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो ये जो हम एक एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं या हम सर्च कर रहे हैं तो वो लंबे समय तक देखा जा सकता है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या है? स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट वो है जिससे कि जैसे कि कोई इंडिविजुअल है वो किसी एक जॉब को चाहता है और उस जॉब के लिए जब उसकी स्किल्स, जो हमें वर्कर्स स्किल चाहिए होती हैं और जो उसकी एक्चुअल स्किल है वो मिसमैच होती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो किस कैटेगरी के अंदर है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। क्योंकि जो स्किल, जो वर्कर स्किल हमें उस पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए वैसी उसकी एक्चुअल स्किल नहीं है, वो मिसमैच है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो क्या है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इकोनॉमी की ग्रोथ से स्टेगनेंट होते हैं। और जो ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ये कब होगा? जब इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो स्टेगनेंट हो जाए, तब ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करें तो वो क्या है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। The study of inflation and deflation is another important aspect of macroeconomics. The term inflation refers to an increase in the price of goods and services across the country. कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है
और ये जो टर्म है इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या है कि जब किसी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइजेज है वो इंक्रीज हो जाए, मीन्स महंगाई बढ़ जाए। एंड द टर्म डिफ्लेशन रेफर्स टू द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि किसी कंट्री के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइजेज हैं वो कम हो जाए। तो इकोनॉमिस्ट जब मेजर करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, तो वो सबसे पहले प्राइस इंडेक्स को स्टडी करते हैं। अब प्राइस इंडेक्स क्या है कि अ प्राइस इंडेक्स इज द वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस फॉर अ क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो प्राइस इंडेक्स है वो वेटेज है उन सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास की हैं। इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एन इकोनॉमी ग्रोज टू क्विकली। इन्फ्लेशन कब आता है? जब इकोनॉमी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होने लगे। और डिफ्लेशन कब अकर होता है? जब इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे। तो बाय स्टडिंग द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ट्रेंड्स, इकोनॉमिस्ट कैन हेल्प कर्व इन्फ्लेशन रेट बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर। तो जब भी हम स्टडी करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की ट्रेंड्स की, तो इकोनॉमिस्ट को जो हेल्प मिलती है इन्फ्लेशन रेट की, वो एक अप्रोप्रिएट मेजर के थ्रू उनको मिलती है। तो टू मच इन्फ्लेशन कैन लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड कंटिन्यूस डिफ्लेशन कैन कॉज लो इकोनॉमिक आउटपुट। अगर इन्फ्लेशन होगा किसी कंट्री के अंदर, तो वो उस कंट्री के अंदर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज लाएगा। और अगर कंटिन्यूस डिफ्लेशन होगा किसी कंट्री के अंदर, तो जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो हमारे बहुत ज़्यादा लो हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट देखेंगे वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। कि नाउ दैट यू आर फैमिलियर विद सम ऑन बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड सम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़। कि आप लोगों को अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के बारे में पता चल गया है, तो हम कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ के बारे में समझते हैं। अगर हम टू मेन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, तो वो कौन कौन सी हैं? मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। सबसे पहले हम समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। द मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंट्रोल करते हैं, जो कि कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी के पास होती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, कौन इम्प्लीमेंट करता है? जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है किसी कंट्री की, जैसे यहाँ की सेंट्रल बैंक। तो अगर हम इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, तो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन प्रोसेस करता है? यहाँ की सेंट्रल बैंक, जो कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। द मॉनेटरी अथॉरिटी इज़ यूजुअली द सेंट्रल बैंक और द करेंसी बोर्ड। जो मॉनेटरी अथॉरिटी की हम बात करें जो कंट्रोल करती है, उसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं या करेंसी बोर्ड कहते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ usually implemented by the central bank to stabilize prices and to increase the strength of the country currency। जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को हम किसी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि एक सेंट्रल बैंक इम्प्लीमेंट करती है, वो प्राइजेस को स्टेबलाइज करने के लिए, साथ साथ कंट्री की करेंसी को स्ट्रेंथ देने के लिए या उसको इंक्रीज़ करने के लिए की जाती है। द मॉनेटरी पॉलिसी आल्सो एम टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स एंड स्टेबलाइज जीडीपी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका एक एम होता है कि उससे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को रिड्यूस कर सके और जीडीपी को स्टेबलाइज कर सके। इट आल्सो कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। और जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं ये किसी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को भी कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री कैन पंप मनी इनटू एन इकोनॉमी बाय इशूइंग मनी to buy bonds and other assets. On the other hand, the central bank of a country can also seal bonds and take money out of circulation। कि अगर हम समझें एक एग्जांपल से, तो अगर कोई कंट्री की सेंट्रल बैंक है, वो मनी को पंप कर रही है किसी इकोनॉमी के अंदर और वो इशू कर रही है मनी को कि आप बॉन्ड्स और एसेट्स को खरीदें। और दूसरे हैंड पर अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक किसी कंट्री की क्या कर रही है, वो सेल कर रही है बॉन्ड्स को, जो कि किसी सर्कुलेशन के अंदर ले सके। तो ये दोनों सिचुएशन के अंदर आप देख रहे हैं कि हम एक जगह तो मनी को पंप कर रहे हैं कि जिससे कि मनी से हम किसी बॉन्ड या एसेट्स को परचेज कर सके, और दूसरे केस में आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक है किसी कंट्री की, वो क्या कर रही है, बॉन्ड्स को सेल कर रही है और मनी को आउट कर रही है सर्कुलेशन से।
उसके बाद हम समझते हैं फिजिकल पॉलिसी क्या है। द फिजिकल पॉलिसी इज द प्रोसेस दैट मेक्स यूज ऑफ अ गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर एज अ टूल टू कंट्रोल इकोनॉमिक विंडफॉल्स। जो फिजिकल पॉलिसी है वो एक तरीके का प्रोसेस है जो कि एक गवर्नमेंट यूज़ करती है जिससे कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सके, एक्सपेंडिचर जनरेट कर सके, जो कि एक टूल है किसी इकोनॉमिक विंडफॉल्स को कंट्रोल करने के लिए। द गवर्नमेंट यूजेज द फिजिकल पॉलिसी टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ बिजनेस साइकिल। जो गवर्नमेंट है वो फिजिकल पॉलिसी इसलिए यूज़ करती है जिससे वो इकोनॉमी के अंदर स्टेबलाइज करे जब हमारी इकोनॉमी किसी बिजनेस साइकिल के ड्यूरिंग में हो। तो फॉर हैंस इफ़ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी डज नॉट मैच द रिक्वायर्ड आउटपुट, अगर हम कहें कि जो प्रोडक्शन है किसी इकोनॉमी के अंदर वो अगर हमारे रिक्वायर्ड आउटपुट से मैच नहीं होता तो गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट कैन स्पेंड ऑन आइडल रिसोर्सेज एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग आउटपुट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने आइडल रिसोर्सेज को स्पेंड करती है और हेल्प करती है कि वो अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करें। तो यूजुअली इकोनॉमिस्ट प्रिफर द मॉनेटरी पॉलिसी और द फिजिकल पॉलिसी। दिस इज बिकॉज द मॉनेटरी पॉलिसी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री विच इज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। द फिजिकल पॉलिसी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट विच इज अफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल इंटेंशन। तो हम यूजुअली क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट है वो प्रिफर करते हैं किसको, मॉनेटरी पॉलिसी को फिजिकल पॉलिसी से ज़्यादा। अब वो इकोनॉमिस्ट है वो मॉनेटरी पॉलिसी को क्यों ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं फिजिकल पॉलिसी से, उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसका जो कंट्रोल होता है वो किसी कंट्री की सेंट्रल बैंक के पास होता है जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सेंट्रल बैंक है इंडिया की वो आरबीआई है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ बना रही है तो आरबीआई के पास उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो फिजिकल पॉलिसीज़ है उसका जो कंट्रोल होता है वो किसी गवर्नमेंट के पास होता है। तो जो पॉलिटिकल इंटेंशन है वो उसको अफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हर 5 साल के अंदर जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है। तो वो गवर्नमेंट जो पहले 5 साल में कोई पॉलिसीज़ बना के गई तो जो नेक्स्ट जो पार्टी आती है किसी गवर्नमेंट के अंदर तो वो उनको चेंज कर देती है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। लेकिन अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वो कोई एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना रही है तो उसका उस पर पूरा कंट्रोल होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स समझे जिसमें हमने इकोनॉमिक के अंदर कौन कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो देखे जा सकते हैं। तो हमने पहले पॉइंट में देखा है इनकम एंड आउटपुट, दूसरे में हमने देखा जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे जो थे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे और हम इनको कंसेप्ट भी कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो आज हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।